नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यू कैन से एनसीईआरटी महासार की जो हम क्लास चला रहे हैं। इसमें केमिकल काइनेटिक्स का आज पार्ट 4 में लेकर आया हूँ। स्वागत है आपका सॉल्वेंट एकेडमी भाई जितेंद्र सर पर। और इसमें हम नीट जेई या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लेवल स्टूडेंट जहाँ पर भी केमिस्ट्री जो 11th-12th बेस्ड आती है वहाँ पर ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। एनसीईआरटी से निकाले हुए सवाल हैं, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। सो पहला प्रश्न है, उत्प्रेरक के संबंध में आपको ध्यान होगा कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों में उत्प्रेरक भी एक कारक होता है। KCl3 ये उदाहरण दिया हुआ है, MnO2 यहाँ कैटलिस्ट होता है, तो निश्चित तौर पर यह करेक्ट है। सेकेंड इज हमसे कहा गया है कि यहाँ पर यूज टू डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि यह गलत है क्योंकि इसका उपयोग हम अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए करते हैं। उत्प्रेरक का मतलब धनात्मक रूप से ही ट्रीट किया जाता है, अदरवाइज उसको हम इनहिबिटर बोलते हैं, निषेधक है ना, यदि वो घटाने के लिए काम में आए। यू कैन चेंज डेल्टा जी, इसमें बदलाव कर सकते हैं तो नहीं, डेल्टा जी में हम बदलाव नहीं कर सकते। स्वतः प्रक्रम को ही यह प्रभावित करता है, अस्वतः को नहीं करता है, तो यानी डेल्टा जी चेंज नहीं किया जा सकता। स्टैब्लिश इक्विलिब्रियम क्विकली, साम्य को शीघ्र स्थापित करने में बिल्कुल सही है क्योंकि अग्र व पश्च दोनों की दर को बढ़ाता है। इसका कारण क्या है कि अग्र व पश्च यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों और दर बढ़ाता है। क्योंकि ये दोनों और दर बढ़ाता है सो हम ये कह सकते हैं कि ये साम्य को स्थापित करने में हमारी मदद करेगा। यानी यहाँ पर हमसे करेक्ट पूछा है तो 2 ऑप्शन होंगे, इनकरेक्ट पूछते तो भी 2 होते। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वही संगठन जिनमें अणुओं के पर्याप्त गतिज ऊर्जा उत्पाद बनते हैं, गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है? बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि इसके अंदर 2 कन्फ्यूजन आपको हो सकते हैं। बेसिकली ये संगठन सिद्धांत कॉलिजन थ्योरी में एक लाइन लिखी हुई है, वहाँ से प्रश्न बनाया गया। सो इसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहेंगे या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे? नहीं, इसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड यानी दहली ऊर्जा। तो जिनमें अणुओं की पर्याप्त गतिज ऊर्जा से उत्पाद बनते हैं, गतिज ऊर्जा क्या कहलाती है? इतनी दहली ऊर्जा होनी ही चाहिए। टोटल, दिस इज द टोटल एनर्जी की बात हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो हम इस तरीके से इस रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना, तो ये इस तरीके से प्लॉट हम ड्रॉ करते हैं। यह जो ऊर्जा होती है ये आपका रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी या कि जिसे हम कहते हैं हिंदी में दहली ऊर्जा कहा जाता है। सो आंसर इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। यस, R बराबर Z, ये आपको पता ही है कि संगठन सिद्धांत का एक फॉर्म है। यहाँ पर Z क्या है? ये Z किसके लिए परिभाषित किया गया? ऑब्वियस सी बात है, ये संघट्ट आवृत्ति कहलाता है, ये तो पता ही है तुमको। दिस इज कॉलिजन फ्रीक्वेंसी या जिसे हम कहते हैं संघट्ट आवृत्ति कहते हैं इसको। और यह जो है वह तुम्हारा किसके लिए डिफाइन होता है? तो बहुत ही शानदार सवाल है। मैं शर्तिया रूप से बोल सकता हूँ, कितनी भी बार आपने जो है काइनेटिक्स पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए नया साबित हो सकता है कि ये किस तरह के रिएक्शंस के लिए डिफाइन है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये बायोमोलिकुलर के लिए है, 2 अणुओं के बीच में A और B टाइप एग्जाम्पल दे रखा है, बायोमोलिकुलर के लिए है, और एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए है, नॉट फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए इसे दिया गया था। एलिमेंट्री मतलब एक ही पद में हो और 2 अणु भाग ले रहे हैं, तो इसका सही जवाब है। और बहुत ही शानदार यह प्रश्न है, द्विअणुक एंड प्राथमिक अभिक्रिया के लिए इसे डिफाइन किया गया था। ये टेस्टिंग क्वेश्चन है, कितने बहुत अच्छे से किसी ने एनसीईआरटी तैयार कर रखी है, उससे भी आप इस प्रश्न को करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना, कि कितने जानकारी रखते हैं। सभी के लिए ये जो है वो परीक्षण का कार्य कर सकता है। विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, सबको अपडेट तो रहना ही चाहिए ना। जब आप इस तरह के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं तो यू शुड बी अपडेटेड, है ना, आपको उस अनुसार ढलना ही होगा क्योंकि आपकी कही हुई बात को बच्चा फॉलो करता है। सो दिस इज द बाइनरी रिएक्शन एंड द्विअणुक अभिक्रिया, यू कैन से बायोमोलिकुलर, द टर्म इज बायोमोलिकुलर, सही जो शब्द है वो बायोमोलिकुलर है, और एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। संगठन सिद्धांत है ना, जिससे हम क्रियाविधि को समझाते हैं, KTG पे आधारित है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पर। A व Z परस्पर संबंधित है, बिल्कुल सही है, A व Z परस्पर संबंधित है। कहाँ से आ गया सर ये आपको पता है कि RNAS होता है, और ये तुम्हारा जो है वह क्या होता है? संगठन सिद्धांत होता है ना, इसके लिए K भी लिख सकते हैं इसको कई बार। तो ये दोनों संबंधित हैं आपस में। अणुओं की संरचना पर ध्यान नहीं देता है ना, ये इसकी ड्रॉबैक मानी जाती है। अणुओं को कठोर गोला माना जाता है, हालांकि ये भी कमी है ना, ये दोनों ही कमियां हैं एक्चुअली, ठीक है। संरचना पर ध्यान ना देना
संरचना पर ध्यान नहीं देता है ना, और अणुओं को कठोर गोला माना गया है। कठोर गोला मानना भी कि कठोर गोले तो है नहीं, तो ये इस तरीके का जो इसके अजम्पशन है या इसके जो सिद्धांत हैं, इसके पॉइंट हैं, वो सही नहीं माने जा सकते। प्रभावी टक्कर, देखो प्रभावी टक्कर से ही केवल अभिक्रियाएं होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए टक्कर का प्रभावी होना आवश्यक है। तो प्रभावी टक्कर होने के लिए शर्त कौन सी होती है? तो भाई यहाँ पर जो कहा गया था वो ये कहा गया था PZE माइनस EA अपॉन RT, ये समीकरण काम में आता है। तो ये जो हिस्सा है ना, वो किससे संबंधित है? वह एनर्जी से रिलेटेड आवश्यकता को दर्शाता है कि इतनी एनर्जी होनी चाहिए। जबकि ये वाला जो कारक है ना, वो किसको संबंधित है? ओरिएंटेशन से संबंधित है, अभिविन्यास से संबंधित है कि भाई उसमें एक निश्चित अभिविन्यास होना ही चाहिए। तो ये दोनों ही आएगा। ऑप्शन यहाँ पर क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। ऑप्शन 3 शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपके साथ सपोर्ट की हमें हमेशा आवश्यकता है। सॉल्वेंट एकेडमी केवल आप ही के लिए बनाया गया है। यहाँ पर सभी क्लासेस आपको पता है फ्री चलाई जाती है या आगे भी आपको दी जाएंगी। मेहनत लगती है इन चीज़ों के लिए। उम्मीद है आप इसे अप्रिशिएट करेंगे और बच्चों तक पहुँचाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करने का प्रयत्न करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।